एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो कल का क्लास में हम पढ़ा दिए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो ईआर क्या था बाबू? तो ईआर दो प्रकार का होता था, ठीक है। कौन कौन होता था? एक स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। चलिए स्मूथ ईआर में क्या बनता था जल्दी बताइए? वसा बनता था। क्या बनता था? वसा। और रफ ईआर में क्या बनता था? प्रोटीन बनता था। रफ ईआर में क्या प्रोटीन बनता था। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझा चुके थे। अगला कोशिका के अंग क्लियर है ना? राइबोसोम, ठीक है। क्या देखेंगे? राइबोसोम। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। रिवीजन कर लेना है। चलिए बताइए ये क्या है, जल्दी से बताइए। कोशिका झिल्ली। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर बाहर एक और झिल्ली लगी होती है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसके अंदर में एक और अंग होता है, ये क्या है? गोल्जी बॉडी। चलिए रिवीजन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाना नहीं ऊर्जा का बनाता है, ऊर्जा बनाना। तो इसे ऊर्जागिरी पावर हाउस, ठीक है। कोशिका का रसोई घर, सारा चीज इसी को कहा जाता है। गोल्जी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करेगा, ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, ऊर्जा को बैलेंस बना के रखता है। चलिए इसके बाद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या रहता है? पानी। क्या रहता है? पानी ये जमा करके रखता है, ठीक है। चलिए वैक्यूल्स के जो है बाहरी परत को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स के बाहरी परत को पता है कि एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझा दिए थे। अभी समझेंगे हम लोग राइबोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बाबू। अच्छा ईआर छूट गया, एक ईआर भी पढ़ाए थे हम, ईआर है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? राइबोसोम। क्लियर है? तो अब राइबोसोम, सेंट्रोसोम भी पढ़े थे, इतना सारा चीज पढ़ लिए। चलिए ईआर बता दिए। ईआर क्या होता है? तो ईआर जो होता है बाबू वो दो तरह का होता है, एक वसा स्मूथ वाला वसा का निर्माण करेगा और रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम यानी तारक का, यानी यह जो कोशिका विभाजन का काम करता है। यही कारण है कि हमारे अंगों में जो टूट फूट होता है उसकी मरम्मत ये खुद रिपेयर कर लेता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के कारण यह जंतु में पाया जाता है, लेकिन कहाँ नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल में, पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है। चलिए ओके देन स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। क्लियर है? तो देखिए राइबोसोम क्या होता है बाबू, जरा समझिएगा। राइबोसोम कुछ नहीं है, राइबोसोम में भी प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी ईआर में ही लगा होता है, ईआर में फॉर्म लगा होता है। और इसमें क्या चीज बनता है बाबू? प्रोटीन का निर्माण होता है। सीधी सीधी से बात रखेगा। इसकी खोजकर्ता जो है जॉर्ज पेलाडे ने था। ये इसका खोजकर्ता कौन था? जॉर्ज पेलाडे ने था। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, देखिए लिखा हुआ है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको कहेगा ऊर्जा घर या पावर हाउस, तब क्या जवाब देना है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। बात समझ में आ गया? यह भी दो प्रकार का होता है बाबू। ये जो राइबोसोम होता है यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखिए याद रखिएगा, छोटा वाला होता है 70S। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन, इंग्लिश का फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। एस जो होता है छोटा होता है। तो 70S जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आगे बताएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। बात समझ में आ गया? तो 70S और 80S। तो 80S बड़ा हो गया, देखो वैसे भी दिखने से लगता है बड़ा, तो 80S बड़ा हो गया, 70S छोटा हो गया। S4 होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। 80S को यूकैरियोटिक कहते हैं और 70S को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो यही है राइबोसोम, और ज्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं। ये खास करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन इसे फैक्ट्री कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, 70S 80S। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। जबकि ईआर भी दो तरह का होता है, जल्दी बताइए ईआर कौन कौन? स्मूथ और रफ। स्मूथ में वसा, रफ में, चलो इतना बात तो आ गया, समझ में आ गया। अरे केंद्रक आ गया जी, लाइसोसोम कहाँ गया रे? डीएनए, डीएनए तक ही था। चलिए लाइसोसोम छूट गया है, पहले लाइसोसोम को देखना चाहिए था, ठीक है। केंद्रक को तब देख लेते हैं, एक पेज कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अच्छा बहुत, अभी तो और केंद्रक, चलिए केंद्रक ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लाइसोसोम देख लेंगे बाद में। तो हमारा क्या है बाबू, ये है कोशिका झिल्ली, ये है ऊपर में क्या लगा होता है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ईआर, ठीक है, इसके बाद सेंट्रोसोम, इसके बाद अभी क्या पड़े हैं, राइबोसोम। अब देखो बीच में होता है न्यूक्लियस चच्चा, ठीक है, ये क्या होता है बीच में, न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक, ये केंद्र का मतलब होता है बीच में। अब बाबू ये कोशिका का मुखिया होता है, गार्जियन, हेड, मालिक यही होता है। देखते हो घर में जो हेड गार्जियन होता है, सदस्य होता है, वो सब काम वही देख रेख करता है। जिसको भी इंफॉर्मेशन दे दिया ये करना है तो करना है, और नहीं करोगे तो झापर खाना ही है। बात समझ में आ गया, बात से बाहर नहीं चलना है। तो ये न्यूक्लियस चच्चा जो होता है सबको चलाता है यहाँ पर, बात समझ में आ गया। ये जो है सभी के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, ठीक है। जो इससे बाहर कोई भी नहीं जाता है, बाहर जाएगा तो समझ लो उसको क्या करता है। इसमें एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना। लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड क्या करता है। और नहीं कोई बात माना, ये सब देख रहे हो, ये सब अब कहेगा, मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, जाओ जो करना है कर लो, होता है ना। कोनो कोनो घर में देखिएगा एगो दूगो बहच्चर सब रहता है ना। बाप मम्मी कुछ और कहेगा, हम नहीं कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, उसको चप्पल जूता लगता है। बात समझ में आ रहा था, घर से बाहर नहीं तक ही जाएगा लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम मतलब चच्चा, ठीक है। एक एक हर एक घर में एगो ऐसा चाचा जी रहते हैं जो बड़ी खुखार रहते हैं, वो खुखार प्रजाति के रहते हैं। अब बोल दिया उसको कि इसको सुधार देना है तो पकड़ के होन देता है वो। बात समझ में आ रहा है, हर एक घर में ऐसा होता है। या फिर भाई, बात समझ में आ गया। तो ये लाइसोसोम के पास जाएगा और उसको जाकर के मरवा देता है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, ये जो केंद्रक होता है ये सभी पर नियंत्रण करने का कार्य होता है बाबू। इसी केंद्रक में क्या होता है, डीएनए आरएनए भी रहता है। बात बुझे कि नहीं बुझे, चलिए देखते हैं। तो इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। दिमाग का मतलब हो गया ये सभी पर कंट्रोल करके रखता है, तो इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जितने भी कोशिका के अंग हैं सभी को कंट्रोल करता है कि तुम ये बनाओ। अब मान के न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी से ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बनाएगा ये, है ना। न्यूक्लियस कहेगा गोल्जी बॉडी परिवहन करना है, तो ये जिसको भी जो काम देगा वो अपना काम फुलफिल करता है। तो यानी ये सभी पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया। चलिए, इसमें क्रोमोसोम, डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है बाबू। क्रोमोसोम, ठीक है, जिसे जीन कहते हैं। आगे आप लोग को समझाएंगे क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी में जो है ये न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए आरएनए के बारे में भी आगे समझाएंगे हम। चलिए, इसमें प्रोटीन 80% तथा डीएनए 10% तथा अन्य पदार्थ 10% पाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रखिएगा बाबू। इस न्यूक्लियस में भी क्या भरा होता है, याद रखिएगा, इस न्यूक्लियस में भी एक द्रव्य भरा होता है। ये क्या भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक के द्रव। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का कार्य, है ना। और इसमें प्रोटीन 80%, डीएनए 10%, आरएनए जो है, बाकी और अन्य पदार्थ जो है 10% पाया जाता है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग डीएनए आरएनए का टॉपिक देखते हैं, इसको लिख लिया जाए। चलिए, तो केंद्रक तक क्लियर है सभी का, केंद्रक समझा दिए। केंद्रक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खोजकर्ता वगैरह सब पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन, डीएनए आरएनए सीन पाया जाता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रख लीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए क्या था, देखो ये कोशिका का अंग नहीं है बाबू, ये केंद्रक में ही पाया जाता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए के बारे में समझ लेते हैं। डीएनए के बारे में और भी विस्तृत जो है और बताएंगे हम लोग, है ना। डीएनए का सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म देखो, डीऑक्सी राइबो, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी, देखिए डी से हो गया डीऑक्सी राइबो, एन से हो गया न्यूक्लिक, ए से हो गया एसिड। फुल फॉर्म पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, समझ में आ गया, ये भी आइए। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अब देखो डीएनए में ही कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक
सूत्र लिखा होता है। बात समझ में आ गया? वही हो गया सूचना सूत्र। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए आप लोग को हम मैथ में फॉर्मूला देते हैं तो धड़ाधड़ फॉर्मूला पे बैठाते हैं, अब बना लेते हैं, सॉल्व तुरंत हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से डीएनए में ही भी कि मानव को दो गो कान यही होगा, आंख सामने में होगा, आंख पीछा नहीं लग जाए, नाक यही होगा, दांत यही होना चाहिए, हाथ यहाँ से निकलना चाहिए ना कि यहाँ से निकले, इसकी जानकारी कहाँ लिखा होता है? इसी डीएनए में लिखा होता है। बात समझ में आ गया? सारे के सारे चीज आपके जितने स्ट्रक्चर है वो डीएनए में ही फॉर्मूला लिखा होता है। जब एक मानव का निर्माण होता है माँ के गर्भ में तो वहां लिखा होता है कि आंख दुगो होना चाहिए, और सर के ऊपर बाल निकलना चाहिए। बात समझ में आ गया? नाक में 2 छेद होना चाहिए। समझ में आ गया? हाथ में 5 उंगली होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला कहाँ लिखा होता है? डीएनए में ही लिखा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डीएनए को अनुवांशिक गुणों का वाहक भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये समझ में आ गया? तो डीएनए में ही सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को देखिए जीन कहते हैं। इसके जो क्रियात्मक खंड डीएनए में भी जीन होता है और वही जीन क्रियात्मक इकाई कहलाता है। ठीक है, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? पैतृक गुणों के ये वाहक होते हैं। तो चलिए, पैतृक गुणों के वाहक कौन होता है? तो जीन होता है यहाँ पर। डीएनए को आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। ये पैतृक गुणों के वाहक बाबू यही डीएनए ही होता है, डीएनए में ही तो जीन होता है। ठीक है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए डीएनए इतना ही नहीं है बाबू, बहुत विस्तृत है। डीएनए